हेलो दोस्तों, रत्न नमस्कार। थोड़ा मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो निफ्टी ओपन हुआ है 14,668 पे। उसने हाई लगाया 14,743 का और लो था आज का 14,611 और क्लोजिंग हुआ है 14,724 पे। इसका मतलब ये है कि 14,600 के ऊपर आज पूरा दिन मार्केट रहा, तो ये अच्छी बात है क्योंकि जो 14,018 का टारगेट हमने पहले पकड़ा था, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बोला था कि 14,200 नीचे के साइड में और 14,800 ऊपर का साइड में, ये रेंज में कुछ टाइम के लिए मार्केट कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद फिर डिसीजन ले लेगा कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ऊपर जाने के लिए रीजंस तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, नीचे जाने के लिए लेकिन बहुत सारे रीजंस है। जो ग्लोबल लेवल पे इंडिया का अब जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। ग्लोबली हर कोई अब इंडियन वेरिएंट से डर रहा है। हमारे लिए उनके फ़्लाइट्स बंद हो चुकी है और उनके देश में अगर कोई इंडियंस है तो ऑब्वियसली उनको भी यहाँ पे आने से मना किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में हो सकता है कि एफआईआईज डर के हमारे पैसा निकाल ले। डीआईआईज तो खैर उनको पता है, लास्ट ईयर उन्होंने मतलब खरीदी की नीचे, तब जाके उनका इस साल पैसे बना है। तो अगर एफआईआईज सेल भी करते हैं तो भी हमको डीआईआईज पे भरोसा करना पड़ेगा कि वो लोग बाय करेंगे। बाय करने के लिए रीज़न और भी है कि ये पहला ही क्वार्टर है, तो पूरा और साल हमारे हाथ में है। तो जितना भी नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनका जो रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो बहुत लोग हैं जो इक्विटी से अब म्यूचुअल फंड्स में भी शिफ्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी पैसा बनेगा और इसीलिए उधर भी पैसे आने का एक अंदेशा है। इसलिए मैं कहूँगा कि मार्केट में बने रहिए। अगर पैनिक लेवल अगर आपको कोई मिल भी जाता है तो वहाँ पे इन्वेस्ट ही करना है, तब जाके आपका पैसा बनेगा। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तब 4,800 पे बजाज फाइनेंस था, मैंने बोला था बाय कर लो। वो आपने देखा रहेगा वो कितना ऊपर चला गया। मेरे ख्याल से 5,600 के ऊपर भी आज था कुछ। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम आपको 34 पे आईडीबीआई बैंक चल रहा था, तब मैंने बोला इसको बाय कर लो। आज आप देखो 43.50 का उसने हाई लगाया है और मैंने आपको बोला भी था कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट का न्यूज़ इसी वीक में आएगा, जल्द से जल्द आएगा, तो उसको बाय कर लीजिए, उसमें अच्छा पैसा बना है। रिलायंस तभी दोस्तों 1880 पे था, मैंने बोला था 1875 पे इसको हमेशा कोई ना कोई खरीदने शुरू कर देता है, तो वहाँ से वो ऊपर जाता है, 2200 तक जाता है। इसलिए मैंने आपको खरीदी करने बोला था 1930 तक, तो ये पहुँच भी गया। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो उसके बाद मैं आज मिल रहा हूँ। तो आज आप देखोगे तो मार्केट में हुआ क्या है। हिंडाल्को 5.6% ऊपर है, 387 पे इसका क्लोजिंग हुआ है। उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छा मौका मिला था क्योंकि ये 2,760 के आसपास ये चला गया था, वहाँ से ये 4.67% ऊपर क्लोज हुआ है 2,918 पे। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्टॉक में एंट्री का पॉइंट मिला था, तो जिन्होंने भी उसका फ़ायदा उठाया है उसने कमा लिया आज। विप्रो का 480 पे मैंने कॉल दिया था 482 के आसपास की खरीद लो, वहाँ से 512 पे ये आया है, तो ये भी 4.41% ऊपर है। टाटा मोटर्स का 325 का मैंने कॉल दिया था और बोला था कि ये 300 के नीचे आएगा तो खरीद लो। 290 टू 295 पे अच्छा खासा खरीदने का मौका मिला था, तो वहाँ से ये अभी 301 पे आज का क्लोजिंग है। तो दोस्तों ये 325 तक इसका टारगेट है, लेकिन अगर इसको 315 भी ये दे देता है तो वहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ट्रेडिंग होती है। ऑटो का ऐसा हुआ है कि
बहुत सारे स्टॉक्स मारुति के हिसाब से चलते हैं। अगर मारुति में अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है तो बाकी के ऑटो सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो आज मारुति अच्छा कर रहा था तो टाटा मोटर्स भी अच्छा कर रहा है। टाटा स्टील ये एक सरप्राइज़ था क्योंकि ये खुला नीचे था और नीचे खुलने के बाद इसमें अच्छी खासी बाइंग आई। 1103 पे ये 3% ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो दोस्तों इसका जब साइकिल ख़राब था मेटल का तब ये 200-250 से 250 पे मिल रहा था। 800 रुपये से गिर के वो उतना नीचे आया था। तो तब मैं हमेशा बोला करता था कि इसको ख़रीद लो, 800 ये कम से कम दे देगा। तो आज आप देखो ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी सरपास हो चुका है, 1103 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद यूपीएल आज बंद हुआ है -1.43 पे। तो यूपीएल वन ऑफ द स्टॉक ऐसा है जिसमें बहुत सारी धांधली हुई थी, तो उसके वजह से ऑडिटर ने इस्तीफ़ा दिया था। लेकिन उसके बाद ये काफ़ी अच्छा चला है, 600 के ऊपर है, मतलब अच्छा है क्योंकि ये इसका 430-450 के आसपास ये जाकर आया है। तो मैं समझता हूँ कि इसने भी अच्छा रिटर्न अब तक दे दिया है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें होना लाजमी है। बजाज फाइनेंस के बाद एक दूसरा बड़ा स्टॉक जो मेरे हमेशा रडार पे रहता है वो 11,000 पे क्लोज हुआ है, 1% नीचे। पावर ग्रिड 216 पे 1% नीचे। सन फार्मा, तो फार्मा के जो स्टॉक्स है वो इसलिए नीचे है क्योंकि बाइडन ने कल ही एक अपील किया है कि कंपनी से कि ये पेटेंट वगैरह आप वैक्सीन का छोड़ दो ताकि बहुत हाई लेवल पे ह्यूमैनिटी का यहाँ पे फ़ायदा हो सके। तो मोरल ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये पेटेंट फ्री करने का उनका प्लान चल रहा है वैक्सीन का। तो इसलिए फार्मा का सारा कंपनीज़ में वहाँ पे भी बिकवाली हुई, यूएस में भी और यहाँ पे भी हुई। मैंने ये डाला था, ट्वीट किया था कि एस्ट्राजेनेका, फाइज़र वगैरह आपके पास अगर है तो एग्ज़िट कर दो क्योंकि ये स्टॉक्स में अब बिकवाली आएगी। उसके बाद एनटीपीसी 103 पे, तो ये अपना 125 का टारगेट ख़त्म करने के बाद ये जब 95 पे आया था तब इसको फिर से बाय करने बोला था, अब ये फिर से जाएगा 125। तो खैर ये सारी कहानी है। बहुत लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी दोस्तों खुला था आज 32,900 पे। उसके बाद उसका लो था 32,564 एंड वहाँ से ये चढ़ के हाई लगाया है 32,956 का। तो ऑलमोस्ट 33,000 का बहुत नज़दीक आके ये नीचे गिरा है और 32,827 पे 0.13% ऊपर क्लोज हुआ है। तो एयू बैंक है उसमें वो 1.69% ऊपर है। कोटक बैंक 1793। तो कोटक में अच्छा मौका इसलिए था 1720-30 पे ये जब मिल रहा था तब इसको बाय कर लेना चाहिए था क्योंकि ये 1950 का लेवल से गिरा है, तो अच्छा खासा इसमें बिकवाली आया था, तब यहाँ पे बाय करने का चांस था। आईसीआईसीआई बैंक भी 570 तक आके गया है, तो वहाँ से ये फिर से चढ़ा है, 610 पे है। 630 से ये 570-575 पे आया था, तो अच्छा मौका था वहाँ पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 56.85, तो ये तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में आप ख़रीद लो। ये मैं इसको 25 रुपीज़ से देख रहा हूँ, तो ये लगातार चढ़े ही जा रहा है। आरबीएल बैंक 185.20, तो जैसे आरबीएल बैंक है और बंधन बैंक है, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी लोगों के रडार पे रहते हैं। तो आरबीएल बैंक ज़्यादा नीचे था तो वहाँ पे स्कोप था, तो वहाँ पे बाइंग हुई है, और बंधन में सेलिंग हुई है, 5.30% का उसमें नुकसान हुआ है। तो बंधन बैंक में मोस्टली माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस ज़्यादा होने की वजह से अब ऐसा हाल है कि कोविड में जो रूरल इकोनॉमी है वो सफ़र करेगी, तो ऑब्वियसली बंधन बैंक इसलिए इतना नीचे जाके बंद हुआ है। पीएनबी, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे आज निगेटिव में क्लोज हुए हैं। लेकिन आप देखोगे तो एक्सिस बैंक अभी भी 700 के ऊपर बना हुआ है, तो जब तक ये 700 के ऊपर है तब तक इसमें बने रहना चाहिए। इंडसइंड बैंक 925 पे है। तो इंडसइंड बैंक के बारे में मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात आपको बोली थी कि ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है क्योंकि ये अपना एनपीए हमेशा कम दिखाता है, तो जिस दिन इसका भांडा फूटेगा
तो बहुत लोग इसमें बड़ा बड़ा नुकसान करने वाले हैं। ये दूसरा यस बैंक बन जाएगा, लेकिन तब तक इसमें पैसा बनते जा रहा है, क्योंकि ये 900 पे आता है, वहाँ से फिर से 1200 तक चला जाता है, फिर से वहाँ से गिरता है, फिर से 800 850 900 पे इसको लोग खरीदना शुरू करते हैं। तो ये एक ट्रेडर्स बेट बन चुका है, तो इसलिए ये थोड़ा संभल के इसमें काम करना है। उसके बाद देख लेते हैं कि मिड कैप में क्या हाल है। तो कोफोर्ज है 17% ऊपर था, जिंदाल स्टील 5.05%, तो एम एफ एस एल तो ये है 4.55%, माइंड ट्री 3.71%, सेल 135। दोस्तों सेल 105 या 110 से गिरा था, फिर से ये 78 पे कुछ मिल रहा था, तो वहाँ से एक बाइंग का मौका था। तो जिन्होंने वहाँ पे बाय किया उन्होंने अच्छा कमा लिया रहेगा, क्योंकि स्टॉक 135 पे गया। तो सेल में क्यों इतना बाइंग हो रहा है? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का बात आज कंफर्म हो चुका है आईडीबीआई बैंक में। तो आईडीबीआई बैंक के बारे में ये पिछला 1-2 साल से चल रहा था कि इसको एक्सिस, जैसा यूटीआई का एक्सिस बैंक बना, उसी तरह पे इसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन पूरा करेंगे और एक्सिस बैंक जैसा एक बड़ा बैंक आईडीबीआई बैंक को बनाएंगे। लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और इसके जो कर्मचारी है वो लोग भी बहुत सारा आंदोलन वगैरह कर रहे थे। लेकिन आपको जैसे पता है कि डिसइन्वेस्टमेंट का जब सरकार ठान लेती है तो वो कर देती है। अब तक का उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। तो उस हिसाब से इसका भी आईडीबीआई बैंक का भी आज डिसइन्वेस्टमेंट का कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। उसके बाद आपने देखा रहेगा स्टॉक 43.50 तक जाके आया। तो उसका जो टारगेट है वो 44 का था, तो 50 पैसा से वो चूक गया। अब वो थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर से, उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो ये 55 तक भी आईडीबीआई बैंक जा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सन टीवी, फेडरल बैंक, ये सारा चीज़ें नीचे है। लास्ट लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि जितने जी बिजनेस, सन टीवी जैसे स्टॉक्स है मीडिया वाले, उसमें अच्छा बाइंग हुआ था, और जो थिएटर वाले हैं पीवीआर वगैरह, उसमें बड़ी सेलिंग हुई थी। इस बार मैं देख रहा हूँ कि पीवीआर में इतना सेलिंग है नहीं अभी भी। ये मतलब लास्ट टाइम तो ये 1000 रुपया तक नीचे गिरा था, वहाँ से फिर से 1600 तक चला था, तो बहुत कुछ हो रहा था। इस साल लोग इतना स्टॉक्स को गिरने दे ही नहीं रहे हैं, उसको थोड़ा सा नीचे आया तो उसको लपक रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज का भी थोड़ा, चोला फाइनेंस है, तो मुथूट फाइनेंस है, ये सारे पॉजिटिवली इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में अब हालत ऐसा हुआ है कि बहुत लोग हैं जो घर चलाने के लिए भी लोन उठा रहे हैं। तो गोल्ड लोन उसमें सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, तो इसलिए ये मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनी भी चल रही है। 1173 पे ये है अब। तो दोस्तों ये जब चलती है तो ये अच्छी चलती है, 1300 रुपया 1350 तक ये जाता है स्टॉक। तो फिलहाल तो मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ, मैं जस्ट एक उसका लेवल्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद एम फाइनेंस, SRT ट्रांसफ़र फाइनेंस, तो ये सारी आज पॉजिटिव में रहे। पिरामल, बजाज फिनसर्व, उसके बाद SBI लाइफ, ये सारी नीचे है। तो SBI लाइफ, अब सिटी बैंक जब इंडिया से एग्जिट कर रहा था, ये न्यूज़ के बाद SBI कार्ड्स के ऊपर बहुत लोग ने दाव लगाया था। लेकिन साथ में अगर आप देखोगे तो कोविड के वजह से जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ है, हेल्थ केयर का इंश्योरेंस कंपनीज़ है, उनमें थोड़ा बहुत बाइंग आना लाजमी है। तो जिन्होंने भी अब तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदा है वो लोग खरीदना शुरू करेंगे। लास्ट ईयर वो लोग कैसे कैसे उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन इस साल वो उतना रिस्क लेंगे नहीं, क्योंकि पहले ही जो केसेस है वो फास्ट बढ़ रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ पे हॉस्पिटल्स मिल नहीं रहे, वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहे, बेड्स मिल नहीं रहे। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक मौका बनता है कि इन कंपनीज़ में कहीं ना कहीं पे हम लोग दाव लगा सकते हैं। एनीवेज, तो और भी कुछ कंपनीज देख लेते हैं। चलो निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखते हैं। मैरिको 476 पे बंद हुआ है।
गेल 4.31%, अडानी ट्रांसमिशन 4.4%, अडानी ग्रेन 3.5% ऊपर, आईजीएल 2.26। तो यहाँ पे दोस्तों अडानी की जो कंपनीज है इसमें मैंने उस दिन आपको सेलिंग का कॉल दिया था और उस दिन वैसे हुआ भी था। स्टॉक्स 2-3% 4% नीचे गए थे और उसके बाद फिर वहाँ से उसमें बाइंग शुरू हुई। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि जब बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें ममता दीदी जीती थी, तो वहाँ पे उसका एडवर्स इफेक्ट अडानी ग्रुप के कंपनीज पे होना लाजमी था। तो इसलिए उस दिन एक इंट्राडे का कॉल था, मैंने भी लिया था और मैंने भी उसमें पैसा बनाया था। तो कभी कभी मैं ऐसे कॉल्स शेयर करता हूँ, लेकिन उस अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। मैंने कल भी GSPL का डाला था, अगर आपने देखा रहेगा। उस दिन मैंने सिर्फ गुजरात जिस कंपनी का नाम में है उसको शॉर्ट मार दिया, वहाँ पे पैसा बन गया। क्योंकि मोस्टली जो इलेक्शन के बाद जो सेंटिमेंटल कॉल्स होते हैं वो भी अब हम लोग को पैसा बना के देते हैं। यस बैंक का रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आया, तो जो लोग बहुत सस्ते में इसको उठाना चाहते हैं 12 रुपया 13 रुपया पे, तो ये अपने को उतना लेवल पे मिल जाएगा। लेकिन ये साल भर में आप कितना भी रगड़ो इसको, ये आपको डिसअपॉइंट ही करेगा। 18 रुपया पे आने के बाद जिसके पास भी ये पड़ा है एग्जिट करके निकल जाओ, क्योंकि इसमें 3 साल तक तो और फंसे रहने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। जिसके पास अभी जो 75% स्टॉक्स पड़े हैं वो लोग अभी भी सिर्फ यस बैंक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके पास पहले स्टॉक में अटक गया है 3 साल के लिए स्टॉक्स। नौकरी अच्छा लेवल पे है 4755 पे। तो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी हमको मौका देता है एंट्री का। लेकिन अगर आप एंट्री नहीं करते इसमें तो ये हाथ से चूक जाता है, क्योंकि ये मैं 800 रुपये पे था इन्फो एज, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये लगातार जब ऊपर जाता है तो एक रेंज बनाता है, वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर से ऊपर जाता है, रेंज बनाता है, वहाँ पे कंसोलिडेट करता है। तो मैंने उसको फिर से 800 का लेवल पे कभी नहीं देखा है। कहने की बात ये है कि ये ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि इससे बड़ा दूसरा कोई कंपनी है नहीं। आप अभी बहुत लोग हैं जो जोमेटो वगैरह का IPO के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस साल जोमेटो का IPO आएगा, LIC का IPO आएगा, तो कुछ IPOs है जिसमें पैसा अच्छा बनने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि उसके पहले आपको ये जो कंपनीज़ है नौकरी जैसी या जो भी ई-कॉमर्स से रिलेटेड है या IT या टेक से रिलेटेड है, तो इसमें आपको अच्छा पैसा बन सकता है। एनीवेज थोड़ा नॉर्मल हम लोग बाकी के भी स्टॉक्स देख लेते हैं। या मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ में आज क्या क्या हुआ। भेल, जैसे मैंने बोला कि भेल का नंबर अभी नेक्स्ट है, IDBI बैंक के बाद अभी भेल ही ये होने वाला है। तो भेल दोस्तों मैं 34-35 लेवल से सजेस्ट करते आया हूँ, और लेकिन मैंने मेरा टारगेट 45 आने के बाद इसमें कभी एंट्री नहीं की। वहाँ से अब ये 59 पे आया है। रिलायंस पावर ये छोड़ दो, ये तो पेनी स्टॉक है। यस बैंक छोड़ दो, मैंने डिस्कस किया। IDBI भी डिस्कस किया, PNB सेल भी डिस्कस किया, सुबेक्स बाद में आइडिया में जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग बहुत टाइम से फंसे हुए हैं। ये 2-3 रुपए तक जाके आया है और लोगों ने इस हिसाब से इसको ख़रीदा है कि फिर से 10 रुपया 11 रुपये जाएगा तब एग्ज़िट कर देंगे। अभी 10-11 रुपया कब आएगा पता नहीं। वैसे 5G का न्यूज़ आया है कि धीरे धीरे 5G का जो स्पेक्ट्रम है वो अभी लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए रिलायंस जैसा कंपनी में ही आपको बने रहना चाहिए, जियो जैसा कंपनी में। और जो थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं वो लोग भारतीय एयरटेल में भी थोड़ा बने रह सकते हैं, क्योंकि 5G जब आएगा तो ये कंपनीज में एक सेंटिमेंटली बूस्ट मिलेगा और वहाँ से आपका पैसा बनेगा। तो मार्केट के बारे में जनरल बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो लोग मार्केट में टेक्निकल के अलावा भी जो चीज़ों को हमको ध्यान रखना है वो ये है कि
यहाँ पे एक चीज़ हमको याद रखना है कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव दोनों की बातें हो रही है। सेकेंड वेव को ही हमको कब करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे ग्लोबल मीडिया का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सरकार पे प्रेशर आ गया और उन्होंने फिर ये बाकी सारी चीज़ों को ठीक से करने का काम शुरू किया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे की है जो कि काफ़ी मुझे डाउट है कि जो बहुत ही ख़राब चीज़ की है, वो ये है कि उन्होंने जो टेस्टिंग है वो कम कर दी है। और जब टेस्टिंग इसलिए कम की जाती है ताकि वो लोग दिखा सके कि केसेस कम आए हैं। तो अगर टेस्टिंग कम हो रही है तो ऑब्वियसली जो थायरोकेयर है, मेट्रोपोलिस है और ये जो डॉक्टर लाल पैथलैब है, ऐसा कंपनीज में थोड़ा बहुत गिरावट आएगा। लेकिन जब ये गिरावट आएगा हमको उसको खरीदना है अभी भी, क्योंकि जब तक पेंडेमिक चलेगा तब तक ये कंपनीज अपने को पैसा बना के देगी। उसके बाद जो सिप्ला का स्टॉक है, जब 875 880 पे मिल रहा था वो टाइम पे आपको खरीद लेना चाहिए था। आज वो 907 पे है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि ये जब 960 से लेकर ये 880 तक गया है तो आपको वहाँ पे खरीद लेना चाहिए। अगर मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा रहेगा तो सिप्ला मैंने उसमें बोला है कि इसको आप खरीद लो, 900 के नीचे आया खरीद लो। उसमें आप देखो 907 आज मिल गया, तो 30-40 रुपए का यहाँ पे फ़ायदा हो गया। उसके बाद रिलायंस का मैंने आपको बोला था, बजाज फाइनेंस बोला था, IDBI बैंक बोला था। तो जितने स्टॉक्स मैंने लास्ट वीडियो में बोले थे सारों में हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आपने भी मेरे कॉल्स पे पैसा बनाया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैं NSE का सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्रोफेशनल हूँ और सर्टिफाइड मार्केटिंग प्रोफेशनल लेवल 4 हूँ। मार्केट में मैं 2009 से हूँ और 50 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम मैंने किया है। और मैं कुछ HNI क्लाइंट्स मेरे पास है जिनका इन्वेस्टमेंट पूरा मैं करता हूँ, उनके लिए ट्रेडिंग भी मैं करके देता हूँ। तो यही डिस्क्लेमर के साथ आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। गुड बाय, थैंक यू।